एक शहर जो कुछ मिनटों पहले तक रोजमर्रा की रफ्तार में दौड़ रहा था, वो अचानक चीख, धुएं और मौत के सन्नाटे में डूब गया। 12 मार्च साल 1993 की वो दोपहर मुंबई के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि खौफ का वो पल बन गई जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस दिन मुंबई में 2 घंटे के भीतर 12 धमाके, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तबाही होती है। कागज की माने तो 257 बेगुनाहों की मौत होती है और सैकड़ों जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती हैं। लेकिन मुंबई ब्लास्ट की यह कहानी सिर्फ धमाकों की कहानी नहीं थी। ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसके पीछे था अंडरवर्ल्ड, आतंक का खतरनाक गठजोड़, दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क, टाइगर मेनन की प्लानिंग और आरडीएक्स जैसा घातक विस्फोटक जिसे महीनों पहले देश के भीतर उतारा गया। सबसे परेशान करने वाला सच उस धमाकों में जो था वो ये कि दुश्मन सरहद पार के सिर्फ नहीं थे, हमारे अपनों ने, हमारे घर के लोगों ने भारत में रहकर गद्दारी की थी। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो हमारा पड़ोसी है, क्या वो भी इन धमाकों के पीछे गुनहगार है? हमारे बच्चों का कातिल क्या हमारा पड़ोसी है? क्या वो अधिकारी जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने लालच में मौत को मुंबई तक पहुंचने दिया? मुंबई के धमाकों की जांच की परतें जब खुली तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। इनमें एक नाम ऐसा भी था जिसने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक को स्तब्ध कर दिया। नाम संजय दत्त का। हथियारों का कनेक्शन, अदालत की लंबी लड़ाई, देश भर में छिड़ी बहसों ने इस केस को और सनसनीखेज बनाया। और इसीलिए मुंबई ब्लास्ट की कहानी साजिश की कहानी है, गद्दारी की कहानी है, डर की है, उस दर्द की है जिसे मुंबई आज भी पूरी तरह भूल नहीं पाई है। और आज क्राइम बुक की इस कहानी में हम खोलने वाले हैं भारत के इतिहास के उस काले अध्याय की परतें जहां लालच, नफरत और आतंक ने मिलकर एक शहर को लहूलुहान कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम बुक। क्या हुआ था उस मौत भरी दोपहर को मुंबई में? तो दोपहर के 1:30 हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28वीं मंजिला इमारत अपनी पूरी रफ्तार से काम कर रही थी। तभी अचानक एक ऐसा धमाका होता है जिसने इमारत की नींव हिलाई। आसपास की सड़कों पर कांच की बारिश होने लगी। अभी राहत कार्य शुरू भी नहीं हुआ था कि अगले 2 घंटे के भीतर मुंबई के अलग अलग कोनों से तबाही की खबरें आने लगी। नरसिंहनाथ स्ट्रीट, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, सेंचुरी बाजार। हमलावरों ने बहुत ही चालाकी से उन इलाकों को चुना था जहां दोपहर के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कारों और स्कूटर को चलते फिरते बमों में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। सेंचुरी बाजार के पास हुआ धमाका इतना शक्तिशाली था कि वहां से गुजर रही एक पूरी बस मलबे के ढेर में बदल गई और उसमें सवार मासूमों के शरीर के अवशेष पेड़ों पर लटके मिले। यह सिर्फ इमारतों पर हमला नहीं था, बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी के आत्मविश्वास पर हमला था। शाम होते होते पूरी मुंबई सन्नाटे में डूब गई। वो सन्नाटा जिसे मुंबई ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अस्पतालों में घायलों की लंबी लंबी कतारें थीं और अपनों को ढूंढते हुए लोगों के आंसू हवाओं में तैरने लगे थे। पर सवाल कि ये हुआ कैसे सरहद पार से मौत का सामान मुंबई में पहुंचा? मुंबई ब्लास्ट की तबाही का मुख्य हथियार आरडीएक्स था, एक ऐसा विस्फोटक जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त हैरान कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतना आरडीएक्स मुंबई पहुंचा कैसे? इसकी जड़ें रायगढ़ जिले के शिखांडी और दिघी तट पर छिपी थी। जनवरी फरवरी की काली रातों में समुद्र के रास्ते गुपचुप तरीके से कई नाव किनारे आई थी। उन नावों में मछलियां नहीं बल्कि मौत का सामान यानी विस्फोटक और हथियार था। टाइगर मेमन के गुर्गों ने वहां तैनात सीमा शुल्क और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर एक खौफनाक सौदा किया और भ्रष्ट अफसरों ने महज कुछ लाख रुपए के लालच में अपनी वर्दी
और मुंबई की सुरक्षा को बेच दिया। उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई तस्करी का सामान है, सोना या चांदी है, पर उनकी उस ढील ने 257 बेगुनाहों की मौत का रास्ता साफ कर दिया। मुंबई के रक्षकों के इस गद्दारी ने मुंबई को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया था और देश की सुरक्षा व्यवस्था के खोखलेपन को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मुंबई ब्लास्ट केस में सबसे हैरान था संजय दत्त का नाम सामने आना। मुंबई ब्लास्ट में जब मुंबई पुलिस ने धमाकों की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने बॉलीवुड से लेकर संसद तक हड़कंप मचा दिया, क्योंकि नाम निकला संजय दत्त का। यह सनसनीखेज बात सामने आई कि धमाकों से कुछ दिन पहले टाइगर मेमन के करीबियों ने संजय दत्त के घर पर AK-56 राइफल और हैंड ग्रेनेड पहुंचाए थे। जैसी खबर फैली, संजय दत्त को मॉरिशस से लौटते एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। उन पर टाडा जैसा सख्त कानून लगाया गया। संजय दत्त ने बाद में सफाई दी कि 1992 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार रखे थे, लेकिन कानून की नज़र में एक आम नागरिक के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक हथियार होना एक गंभीर अपराध था। जेल की सलाखें, अदालत के चक्कर और मुन्ना भाई की असली जिंदगी की जद्दोजहद सालों तक अखबारों की सुर्खियों में रही। इस खुलासे ने साफ कर दिया कि अंडरवर्ल्ड के तार फिल्म इंडस्ट्री और रसूखदार लोगों के साथ कितने गहरे थे। वे लोग अनजाने में ही सही, लेकिन कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके थे। इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट मुंबई में नहीं बल्कि सरहद पार कराची के सुरक्षा ठिकानों पर लिखी गई। टाइगर मेमन ने उन युवाओं को अपना प्यादा बनाया जो 1992 के दंगों की वजह से गुस्से में भरे थे। उन्हें लालच दिया गया, दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया। वहां किसी साधारण जगह नहीं बल्कि गुप्त मिलिट्री कैंप में रखा गया। आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई। इन युवाओं को प्रोफेशनल तरीके से RDX असेंबल करना, टाइम बम लगाना, AK-47 चलाना, ग्रेनेड फेंकना सिखाया गया। उन्हें इस तरह तैयार किया गया जैसे किसी बड़े युद्ध पर जा रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की मदद से यकीन दिलाया गया कि वो किसी धर्म युद्ध का हिस्सा है, जबकि हकीकत में वो दाऊद इब्राहिम और टाइगर की नफरत की आग के ईंधन बन रहे थे। ट्रेनिंग पूरी होती है, इन्हें वापस मुंबई भेजा गया, जहां पर अपनी मिट्टी और अपने पड़ोसियों की मौत का सामान लेकर पहुंचे थे। यह हमला केवल एक गुट की सनक नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ऑपरेशन थी, जिसे भारत को अशांत करने के लिए किया गया था। मुंबई ब्लास्ट के धमाकों में शुरुआती कुछ घंटों तक मुंबई पुलिस अंधेरे में थी, लेकिन फिर एक छोटी सी मानवीय चूक ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। वर्ली के पास पुलिस को एक लावारिस मारुति वैन मिली जिसकी चाबियां वहीं पास में गिरी थी। जब पुलिस ने वैन की तलाशी ली तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वैन के अंदर हैंड ग्रेनेड और AK-56 राइफलों का बड़ा जखीरा रखा गया था। उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करते हुए पुलिस सीधे माहीम की अल हुसैनी बिल्डिंग तक पहुंची, जो टाइगर मेमन का घर था। इसके साथ ही दादर में मिले एक बिना फटे स्कूटर बम ने भी पुलिस को अहम सुराग दिया। पुलिस की टीम ने 48 घंटों के भीतर वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन चेहरों के नकाब को उतारा जिन्होंने इस तबाही की पटकथा लिखी थी। अगर वो वैन और वो स्कूटर सही समय पर नहीं मिलते तो शायद इसके मास्टरमाइंड कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आते और मुंबई में आने वाले वक्त में और भी बड़े कत्लेआम होते। मुंबई धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया के दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में दरार आ गई। दाऊद इब्राहिम को यह एहसास हो गया कि इन धमाकों ने उसे दुनिया की नजर में अपराधी से बदलकर ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया है। अब पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई थी। उसके अवैध साम्राज्य पर खतरा मंडरा रहा था। दाऊद को डर था कि टाइगर मेमन की आक्रामक हरकत की वजह से उसका पूरा बिजनेस एम्पायर खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टाइगर को यह महसूस होने लगा कि दाऊद ने काम निकल जाने के बाद उसे अकेला छोड़ दिया। कराची के आलीशान महलों और पाकिस्तानी पनाह में रहने के बावजूद दोनों के बीच इतनी नफरत बढ़ गई कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। अपराध की दुनिया का यह सबसे कड़वा सच है। वहां कोई किसी का सगा नहीं होता और वफादारी सिर्फ फायदे तक सीमित होती है। उनके हिसाब से दुश्मनी ने अंडरवर्ल्ड के समीकरणों को हमेशा के लिए बदला। यह साबित किया कि जब पाप का घड़ा भरता है तो अपने ही अपनों को मिटाने पर उतरते हैं। इस पूरे मामले का एक सबसे बड़ा रहस्य आज ही बना है और वो है याकूब मेनन का पाकिस्तान की सुरक्षा छोड़कर भारत आना। याकूब एक पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, टाइगर मेनन का भाई। उसका परिवार हमेशा से दावा कर रहा था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने और जांच में सहयोग करने सरेंडर आ रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि यह उसका पछतावा था या फिर भारतीय खुफिया एजेंसी द्वारा बिछाया गया कोई जटिल चाल। काठमांडू एयरपोर्ट से शुरू हुई याकूब की गिरफ्तारी कहानी आज भी कई अनसुलझे सवालों को अपने भीतर समेटे।
क्या याकूब को वाकई भरोसा था कि भारत का कानून माफ कर देगा, या अपने भाई टाइगर की गलतियों की सजा भुगतने के लिए वो खुद मौत के करीब आया था? ये विवाद आज भी बना हुआ है कि क्या याकूब के साथ इंसाफ हुआ या फिर किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और एजेंसियों के बीच डील का शिकार हो गया। 1993 के धमाकों को लेकर जो सवाल सबके जहन में आज भी जिंदा है वो ये कि क्या कभी इस जख्म को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि भारत के कानूनी इतिहास का सबसे लंबा और पेचीदा ट्रायल साबित हुआ। 14 साल की लंबी सुनवाई, सैकड़ों गवाहों के बयान, हजारों पन्नों की चार्जशीट के बाद आखिरकार टाडा कोर्ट ने 100 से ज्यादा आरोपियों को दोषी ठहराया। 30 जुलाई 2015 को याकूब मेनन को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, लेकिन क्या इसने उन बेगुनाहों के जख्म भरे? इस पूरी साजिश के असली मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन आज भी पाकिस्तान की पनाह में खुलेआम घूम रहे, भारत के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मुंबई के वो परिवार जिन्होंने अपने बेटे और पिता को खोया, उनके लिए लड़ाई आज भी अधूरी है, क्योंकि मुख्य आरोपी आज भी गिरफ्त से बाहर है। ये कहानी याद दिलाती है कि नफरत और आतंक की आग हमेशा बेगुनाहों को जलाती है। हालांकि मुंबई के हौसले ने साबित किया कि आतंक की ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो इस शहर की रफ्तार और इंसानियत के जज्बे को खत्म नहीं कर सकती। पर ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, ये डर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी मुंबई क्लास की थी, ये कहानी क्राइम बुक पर थी। कोई और कहानी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अब तक ना किया हो तो क्राइम बुक को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।